गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श बाल निकेतन की आज की अपनी पहली क्लास है 11वीं कक्षा की बीएसटी की। उसमें अपना टॉपिक चल रहा था व्यवसाय के स्वर्ण। और इसमें अपन ने कल की जो क्लास थी उसमें कंपनी का सामान्य है और इसकी जो परिभाषा है उसका अध्ययन कर लिया था। आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कंपनी की विशेषताएं कि जो एक कंपनी होती है उसमें कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो मैंने कल आपको परिभाषा कराई थी उसी परिभाषा में से आपको क्या करना है, जो कंपनी की विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को छांट के लिखना है। इसलिए मैंने कल परिभाषा याद करवाई थी, आपको कहा था कि आपको ये परिभाषा याद करनी है। तो इसी परिभाषा से अपने को क्या बताएगी कंपनी की जो सामान्य विशेषताएं हैं कम से कम 5 या 6 टॉपिक याद हो जाएंगे, उसमें से मिल जाएंगे। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है कृत्रिम व्यक्ति। कि कंपनी क्या होती है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी इसकी जो रचना है इसका निर्माण, एक कंपनी का जो निर्माण किया जाता है वो आर्टिफिशियल पर्सन यानी कृत्रिम व्यक्ति के रूप में किया जाता है। अब कृत्रिम व्यक्ति होने से ये क्या कर सकती है, अन्य व्यक्तियों के साथ अनुबंध कर सकती है, दूसरे व्यक्ति इसके साथ क्या कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं, अपने नाम से कंपनी संपत्ति खरीद सकती है, संपत्ति बेच सकती है, किराए पर उसका उपयोग कर सकती है और वो सारे काम कर सकती है जो एक व्यक्ति के साथ अपन कर सकते हैं। यानी इस पर कानूनी रूप से क्या किया जा सकता है, मुकदमा भी किया जा सकता है। कंपनी भी किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे पक्षकार या किसी दूसरी फर्म पर क्या कर सकती है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। तो अपन कह सकते हैं कि कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है। यानी सामान्य रूप से वो सभी औपचारिकताएं पूरी कर सकती है जो एक व्यक्ति द्वारा की जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब कि इसका जो अस्तित्व होता है, यानी एक व्यक्ति होने के नाते जो इसका अस्तित्व होता है वो इसके सदस्यों से अलग होता है। कि दोनों को क्या माना जाता है, अलग अलग अस्तित्व में समझा जाता है, प्रयोग किया जाता है। दोनों के कार्यों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मान लो किसी व्यक्ति द्वारा काम कर रहे कर्मचारी द्वारा कोई गलती की जाती है तो उस गलती के लिए उसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा, न कि कंपनी को। और यदि कंपनी के नियम, कार्यविधियां, पद्धति, तकनीकें, मशीन आदि से किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है तो उसके लिए वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। वहाँ पे उत्तरदायी किसको माना जाता है, उस कंपनी को उत्तरदायी माना जाता है। न्यायालय की कंपनी के जो विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाता है, न कि वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को। यदि मान लो कर्मचारी उत्पादन का काम कर रहे हैं और मशीन की वजह से किसी कर्मचारी को कोई क्षति होती है, उसका नुकसान होता है, तो वहाँ अन्य जो व्यक्ति हैं उनका कोई दायित्व नहीं बनता। दायित्व है कंपनी का बनता है। कंपनी अपने दायित्वों में से क्या करती है, उस क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करती है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जो कंपनी का अस्तित्व होता है वो इसके सदस्यों से अलग होता है, यानी उसका सदस्यों से कोई
सरोकार या कोई लेना देना नहीं होता, दोनों अलग अलग अस्तित्व में कार्यों को पूरा करते हैं। तीसरी जो इसकी विधि विशेषता है वो विशेषता है स्थापना, कि कंपनी की स्थापना एक अत्याधिक बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। तो इसकी स्थापना यदि अपन करना चाहते हैं, अपन कंपनी लगाना चाहते हैं, तो अपने को कौन कौन सी औपचारिकताएं हैं उनका पालन करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करने होते हैं, किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं, उसमें कितना समय लगता है, क्या प्रोसेस है, वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसका अध्ययन अपन आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें करेंगे। इसलिए तो अपने को ये समझना है कि कंपनी की जो स्थापना है वो एक जटिल, समय लेने वाली और खर्चीली प्रक्रिया है, क्योंकि इसकी स्थापना करने के लिए अपने को अनेक प्रकार की जो औपचारिकताएं हैं उन औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। और अब इस पे वो याद रखना है कि अधिनियम कौन सा लगता है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और संशोधित 2013 के जो नियम हैं उन नियमों के तहत इसकी स्थापना और संचालन किया जाता है। अब देखो इसकी जो चौथी विशेषता है वो होती है शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब कि कंपनी के संबंध में जो भी निर्णय, नियंत्रण, संचालन से संबंधित जो भी अधिकार हैं वो हमेशा कंपनी में बने रहते हैं, यानी उसके सदस्यों के आने और जाने पर कंपनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी चाहे सदस्य आते रहे जाते रहे, वो दिवालिया हुए, पागल हुए, उनकी मृत्यु हुई, कंपनी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कंपनी का अस्तित्व क्या होता है, इसके सदस्यों से अलग होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वहाँ जो भी व्यक्ति काम करने के लिए आता है उसे कंपनी के अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जब तक वो कंपनी में रहता है उन अधिकारों का प्रयोग करेगा। जब वो कंपनी छोड़ के जाएगा किसी भी कारण से, अधिकार वापस कंपनी के पास ही रहते हैं। छोड़ के जाने वाला जो कर्मचारी है वो अधिकार अपने साथ नहीं लेके जाएगा, और न ही जो नया कर्मचारी उसमें शामिल होगा वो बाहर से अपने अधिकार लेके आएगा। अधिकार उसे कहाँ मिलेंगे? कंपनी में मिलेंगे, और जाते समय वो अधिकार उसे कंपनी को ही वापस सौंप के जाने पड़ेंगे। जब भी वो जाएगा अधिकार कहाँ रह जाएंगे? स्वतः ही कंपनी के पास रह जाएंगे। बाहर जाने वाले व्यक्ति का कंपनी से कोई सरोकार नहीं होगा। सरोकार कब तक होगा? जब तक वो कंपनी में है, वहाँ काम कर रहा है, अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, तब तक ही उसके पास अधिकार रहते हैं। यानी एक प्रक्रिया के रूप में चलते रहते हैं, एक के बाद दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के पास, ही एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में अधिकारों का संवहन एक से दूसरे पक्षकार के पास होता रहता है। उसका में पांचवी जो विशेषता है वो है नियंत्रण, कि कंपनी का नियंत्रण, संचालन, निर्णय आदि किसके द्वारा किए जाते हैं? निदेशक मंडल द्वारा किए जाते हैं। और इन निदेशक मंडल को अपन क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाम सुना होगा कई बार फिल्मों में, टीवी पे, कि कंपनी में क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो
जो क्या करते हैं उससे संबंधित निर्णय लेते हैं, नियम बनाते हैं, नीतियाँ रखते हैं, कंपनी को अपने नियंत्रण में रखते हैं, उसके अंश पूंजी से संबंधित निर्णय लेते हैं। तो जितने भी नियंत्रण और प्रबंधकीय कार्य हैं वो सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं सामान्य भाषा में। और इसमें शामिल कौन कौन होता है? एमडी शामिल होता है, सीईओ शामिल होता है, यानी ये किसके उदाहरण कह सकते हैं अपन? एमडी, सीईओ, ये सारे क्या कहे जाते हैं? निदेशक मंडल के सदस्य इनको कहा जाता है। ये स्थायी रहते हैं, यानी याद रखना कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनमें बदलाव नहीं होता। वो कंपनी के प्रथम संस्थापक होते हैं, है ना, कि उनमें वो व्यक्ति शामिल किए जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या की थी? कंपनी की स्थापना की, उससे संबंधित कार्यों को पूरा किया। उन सबको अपन क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी निदेशक मंडल के सदस्य उनको कहा जाता है। उसके बाद में अगली जो इसकी विशेषता है वो है दायित्व है। कंपनी का जो दायित्व होता है या उसके सदस्यों का कंपनी में जो दायित्व होता है वो कहाँ तक होता है? उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। यानी जितने सदस्य जो मात्रा में पूंजी लगाते हैं उनका दायित्व उसी पूंजी तक निश्चित रहता है। कम पूंजी होगी दायित्व कम होंगे, ज़्यादा पूंजी होगी तो दायित्व भी ज़्यादा होंगे। अगली जो इसकी विशेषता है वो है सार्वमुद्रा। अब देखो सार्वमुद्रा क्या होती है कि इसकी जो अपन ने विशेषताएं पढ़ी थी उसमें दूसरा टॉपिक क्या था कि पहला टॉपिक क्या था कि कंपनी क्या है? एक व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति। अब किसी के साथ ये व्यवहार करेगा तो उस व्यवहार के लिए इसको उस अनुबंध पे क्या करने पड़ेंगे? अपने हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ये हस्ताक्षर सीधे तो कर नहीं सकता अपने के जैसे, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते ये क्या नहीं कर सकता? अपने सीधे हस्ताक्षर नहीं कर सकता। इसलिए इसके बाद अपनी क्या होती है? सार्वमुद्रा। और उस सार्वमुद्रा को क्या बोलते हैं? मोहर। मोहर के रूप में क्या करता है? किसी भी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर अंकित करता है। कि कोई भी कार्यालय है, कोई भी फर्म है, उसके डॉक्यूमेंट को अपन कैसे सत्यापित मानते हैं? उसकी मोहर से। यदि उस पर उसकी मोहर लगी हुई है तो ये माना जाता है कि डॉक्यूमेंट या कागज उसी का है, अन्यथा उसका ये नहीं माना जाता। और आठवीं जो इसकी विशेषता है वो विशेषता है जोखिम। जोखिम उठाना। कंपनी में जितना भी जोखिम होता है, जितनी भी हानि होती है, उस हानि का भरपाई कौन करते हैं? उसके जो अंशधारक हैं, यानी जिन्होंने क्या कर रखा है? कंपनी में अपनी अंश पूंजी लगा रखी है, कंपनी जिन्होंने क्या कर रखे हैं? अंश खरीद रखे हैं। उन व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है? उस हानि या जोखिम को पूरा किया जाता है। और जितनी ज़्यादा वो है, जितनी ज़्यादा अंश पूंजी होगी जोखिम की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, जितनी कम अंश पूंजी होगी जोखिम की मात्रा उतनी ही कम होगी। तो ये इसकी 8 सामान्य विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को अपने को याद करना है। इनको बुक में दे रखा है, इनको बुक में से पढ़ें, यहाँ से सुने, देखें और समझ में नहीं आए तो आप मुझसे ऑनलाइन व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा ये पूछ सकते हैं। थैंक यू।